किसकी, ओजोन की, H2SO4। H2SO4 चल रहा था, ठीक है। तो H2SO4 की प्रिपरेशन हम लोग ने पढ़ लिया था। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ, आप बताइएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस 3 स्टेप था, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन आपने ओलियन का हाइड्रोलिसिस करके बनाया था, नंबर 1। नंबर 2, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो था वो कलरलेस लिक्विड था, डेंस ऑयली लिक्विड था, टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कार्बन, क्या कोई रिएक्शन लिखवाया था क्या आपको? माना जोशी, आप ही बताइए, स्वस्ति सही से नहीं बता रहे। सर लिखवाया था आपने, लिख दिया था हमने, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज लिख दिया था। कार्बन डाइऑक्साइड 4 रिएक्शंस लिखे थे। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन आदमी है आप, मैं क्या बताऊं। चलिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, देखिए क्या कि डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। टॉपिक डालिए, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। बस खत्म होने वाला है, उसके बाद हम 17 शुरू करेंगे। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज, देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो होता है बेसिकली H2SO4 behaves as a strong dehydrating agent. Strong dehydrating agent. As it dehydrating agent का मतलब ही होता है removes water. या ऐसे भी लिख सकते हैं as its strong affinity towards water. अब देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। C12H22O11, ये आपके पास शुक्रोज है। आपको एग्जामिनर इसके ऊपर कहेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 रख दिया, बताइए। तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एक्शन, वाटर को रिमूव कर दीजिए, वाटर हट गया। कितना 22 है तो 11 कर दीजिए, बाकी क्या बचा, समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस सर। इसको चैरिंग एक्शन भी कहते हैं। चैरिंग एक्शन का मतलब ये ब्लैक सॉलिड है, हम जला के राख कर देगा कार्बन। चैरिंग एक्शन वो मैं बाद में लिखवाऊंगा। नंबर 2, C6H12O6। देखिए ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें, लेकिन उसके अलावा भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पर खास ध्यान देंगे आप। C6H12O6 कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ पर समझ जाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को हटाइए, फिर वही कार्बन, सब चैरिंग एक्शंस हैं। इसलिए सारे लोग हैं या ना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट को एक्शन करके कार्बन ब्लैक सॉलिड के फॉर्म में दे देना, इसको चैरिंग एक्शन, CHARRING, चैरिंग एक्शंस कहते हैं। चैरिंग ओके, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो यशवर्धन, मानस, विनिशा, सब लोगों ने लिख लिया, सबको समझ में आया डिहाइड्रेटिंग एक्शन? स्वस्ति भंडारी, लक्ष्य, यस और सर, लिख लिया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट, अच्छा ओके ओके। और अनुभव, कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक हो रही है ना आपकी अब पहले से? यस सर, तबीयत ठीक हो रही है। अच्छा, नहीं हाँ, क्लास में रेगुलर नहीं हो पा रहे इसलिए थोड़ी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई, क्या हुई? दवा ले रहे हैं ना, मेडिसिन तो चल रही है ना आपकी शायद? यस सर, चल रही है। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। तीसरा ये है कि अगर आपको कोई दे दे, आप थोड़ा सा, क्योंकि जी के स्टूडेंट सब हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये आपको है क्या कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए इसमें अगर आपको कैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया यार, आपको क्या प्रोडक्ट बनाना, कुछ नहीं करना, वाटर को हटाना। अच्छा बताइए वाटर के हटाने के बाद इसमें 2 कार्बन बचे और कितने ऑक्सीजन बचे, सारे लोग बताइए। इस 2 के हटाने के बाद कितने कार्बन 2 बचे, ऑक्सीजन कितने बचे, बोलिए। 3। 3. वेरी गुड। दोनों को आप ऐसा कंबाइन कीजिए कि 2 स्टेबल कंपाउंड बन जाए, तो CO2 और CO। बोलिए आया समझ में? हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस समझ में आ जाई, हेलो हेलो। यस सर। हाँ तो ये चारिंग एक्शन नहीं, चारिंग एक्शन में सिर्फ ओक बचना चाहिए, कार्बन, जो मैं आपको लिखवाऊंगा। लेकिन ये भी रिएक्शन आ चुका है इसलिए आपको लिखाया जा रहा है। ये तो हो गया ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा देखिए मेथेनोइक एसिड अगर आपको दे, मेथेनोइक एसिड का कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये इसको वाटर से बहुत मोहब्बत है। वाटर को हटा दीजिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस। ये 4 रिएक्शन अच्छे से याद रखिए। हाँ ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का, इस पर खास ध्यान दीजिए। ये तो आपको शुक्रोज वाला आना चाहिए, बहुत ही आसान है। बस आपको ये होना चाहिए भाई कार्बोहाइड्रेट से H2SO4 पास करेंगे, कॉन्सेंट डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को हटा के कार्बन को लगा देना, प्रोडक्ट बहुत आसान है। चलिए बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, यस सर। यस सर। चलिए अब इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए कि जो आपको काम आए, स्टार फॉर्म डालकर। शेयरिंग एक्शन ऑफ शेयरिंग ऑफ शुगर, शुगर भी बोल सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यही collect on वही कार्बन in presence of लिख लिया? बोलिए हेलो एवरीवन। बोलिए ना। Done, sir. अच्छा ये आपको लिखवाया कि H2SO4 2H प्लस देगा, K1 ग्रेटर देन Q, ये लिखवाया था? देखिए तो नोट्स में ये लिखवाया मैंने। सर एक बार लास्ट टाइम दिखाना प्लीज। ओके ओके, सर हेडिंग में भी ING आएगा ना? हाँ सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ स्वस्ति मैंने क्या लिखवाया था, कंसेंट H2SO4 2H प्लस देगा, K1, इस तरह का कुछ बातें लिखवाई थी मैंने। चलो नहीं लिखवाई है। No, sir. No, sir. अच्छा चलिए ठीक है। नीचे एक लाइन, एक एक 2 लाइन छोड़ के लिखिए। लक्ष्य आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? हाँ Yes. we have says strong
डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का मतलब होता है 2H+3। अब आपके पास देखिए H2SO4 है, एक H+ दिया और HSO4- हुआ। और आपको मालूम है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनिक में पढ़ा था आपने Ka1, HSO4- है आपके पास, H+ SO4 है। ये क्या है? ये डिसोसिएशन, इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। Ka को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। देखिए किसी भी एसिड में, नॉट ओनली H2SO4, किसी भी एसिड में एक से ज्यादा H+ हो तो पहला H+ हमेशा आसानी से निकलता, मतलब पहला H+ के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नॉट ओनली दिस केस। क्योंकि केमिस्ट्री में ये भी है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है ना, बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, हमेशा याद रखिएगा, पहला Ka1 नॉट ओनली दिस एसिड, अगर 3H है तो पहला H+ आसानी से लॉस होता है। उसका रीजन भी है, देखो नेगेटिव से H+ आसान, नेगेटिव H+ को तो देना सही से पसंद ही नहीं करेगा। बताइए, आगे बढ़े तो बताइएगा। Yes, sir. कोई भी एसिड हो, पहला H+ ज्यादा होता है, देने की टेंडेंसी ज्यादा होता है। मतलब ये समझिए ना, H2SO4 अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें लार्जली रिस्पॉन्सिबल जो है ये H+। ये H+ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही माइन्यूट है, नेग्लिजिबल है। बोलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन। सर इससे पहले वाली स्लाइड। ओके मानस, अच्छा मानस विनिशा बहुत अच्छे आदमी है। आप रेगुलर नहीं है 12th में, और ना अनुभव जोशी। चलिए अनुभव तो तबीयत खराब हो गई थी। आप दोनों से मेरी पर्सनल शिकायत है कि आप दोनों रेगुलर नहीं हैं। ये जरा रेगुलर नहीं, क्या मालूम पढ़ाई मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मेरी कमी की वजह से नहीं आ रहे हैं, क्या अपनी वजह से नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। अनुभव भी और मानस विनिशा भी दोनों। नहीं सर, अभी हम लोग कहीं गए हुए थे ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप एकदम रेगुलर रहिए, पढ़िए भाई। तो 4 इंच बैच के सारे स्टूडेंट को 100 आए, 100 की मैंने नियत की है, तो 99 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा। 90 की नियत ही नहीं किया। लिख लिया सारे लोगों ने? हेलो एवरीवन। Done, sir. यस सर। ये भी लिख लिया मानसविन? सब लोगों ने ये भी लिख लिया? नो सर, ये वाली। अच्छा लिखिए लिखिए। हम एकदम सारी बातें लिखवा देते हैं। और पिछले संडे का भी वीडियो लेक्चर ले लीजिए प्लीज, उसमें क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप 15 का हुआ है, समझा? इस दफा एक्स्ट्रा क्लास भी होगी और ग्रुप 15 का डिस्कशन भी होगा। ग्रुप 15 एक्स्ट्रा क्लास भी होगी, ग्रुप 15 का डिस्कशन भी होगा। प्लीज सारे लोग सर ये दोनों रिएक्शन में Ka1 ही हो। हाँ ये, हाँ सॉरी, ये K2 लिखिएगा, यहाँ पर K2 लिख दिया था। हाँ K2 लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, तो किसी भी एसिड, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ही बताता है वैल्यू। उसी डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पर ही आप +I- के बेसिस पर आंसर देते हैं। असल एसिड जो है कि जो कौन स्ट्रॉन्गर है, वो यही एक्सपेरिमेंटल डेटा पर है। अब वो डेटा उतना याद नहीं रखना है, तो वही हम लोग +I- के बेसिस पर कंक्लूजन करते हैं। खैर चलिए, एक लाइन लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। अरे आसिया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. वेरी गुड। H2SO4 इज, जल्दी जल्दी लिखिए मेरे साथ साथ, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर largely because of its first ionization। तो मैंने अभी बोला भी था, ये अगर तो कहेंगे कि 2H+ देता है आयोनाइजेशन, 2H+ and HSO4-। ionization of HSO4-
H plus and so forth 2 minus is लेस ही नहीं, वेरी वेरी लेस, इसीलिए Ka1 बहुत ही ज्यादा होता है Ka2 से। पहला H प्लस आसानी से देना पसंद करता है, उसका रीजन है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में, लिख लिया तो बताइए। Done. थैंक यू। यूज इसका तो और आसान है, यूज ऑफ पहला लिखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा बताइए, रेफ्रिजरेंट में अब तक पी ब्लॉक में रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में किसका किसका इस्तेमाल हुआ? कोई बता देगा तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जल्दी बताइए, रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में किसका किसका इस्तेमाल हुआ है? बोलिए बोलिए बोलिए। लिक्विड डाई नाइट्रोजन एंड लिक्विड अमोनिया, याद नहीं है? क्रायो सर्जरी भी था ना लिक्विड N2 में। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग भी इससे पहले आ चुका, सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम में H2SO4 का भी और इसका भी। मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, जितने भी कलर मटेरियल सब बनता है तो सब। और आपको तो मालूम है H2SO4 किंग ऑफ केमिकल है। इतनी लेबोरेटरी में इन सब बनते हैं केमिकल्स, इसका इस्तेमाल एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में होता है। ये सब आसान है। चलिए एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही आसान है, 3-4 लाइन में शुरू करते हैं। 17 आप हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में सबसे पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि हैलो अल्केन में ऑप्टिकल आइसोमर पूरा डिस्कशन किया गया, तो हम उस ऑप्टिकल को अलग से टॉपिक के फॉर्म में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हैलो अल्केन का ही पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमर। क्या मेरी आवाजें सबके कानों में आ रही हैं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। हाँ, यस इसको सर। हम एक टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाएंगे, समझा? लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? हेलो एवरीवन। सर रेफ्रिजरेंट की सेकेंडरी है ना कुछ बोलिए, ये लिखना नहीं है। अब क्या पूछना है, फिर से पूछिए। सर, रेफ्रिजरेंट भी लिखा होगा। नहीं नहीं, ये तो मैंने पूछा क्वेश्चन, रेफ्रिजरेंट में किसका किसका इस्तेमाल होता है, ये मैंने पूछा था। ओके, मैंने यस पूछा, सर। हाँ हाँ, वो मैंने पूछा था कि याद किसको किसको है। मैं चाहता हूँ यूजेस सब पर भी आप रखें, क्योंकि ABCD वाले टाइप के न्यूमेरिकल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आइए, एक लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ द फास्फोरस, सॉरी सल्फर। इसमें बहुत आसान है। सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक को कहते हैं रॉम्बिक सल्फर। हर दिन पढ़िएगा तो ये अब इनऑर्गेनिक, ये तो और अच्छा कर दिया है कि इनऑर्गेनिक एक चैप्टर इसमें, जब इस वाले चैप्टर को बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ें। इसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं। प्लीज अभी भी टाइम है, क्योंकि अब 17-18 को एक ही दिन में खत्म होगा। मोनोक्लिनिक दो, मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर,
क्लियर सारे लोग हैं या ना? Yes. Yes, sir. ये पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों सल्फर के फॉर्म है रूम टेम्परेचर पर सबसे स्टेबल फॉर्म जो एक एक लाइन करके लिखिए। पहला पॉइंट, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द सल्फर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर at room temperature, room temperature is convection. दूसरा पॉइंट ये है, both form of sulfur both form of the sulfur is S8, दोनों का फार्मूला S8 ही रहेगा। both form of sulfur is insoluble in water, दोनों insoluble होता है वाटर, नॉन पोलर है। पॉइंट्स में लिखते जाइए। But they are soluble in carbon disulfide। तो ये सारे लोग छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ध्यान मिलेगा। रूम टेम्परेचर पर जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो कॉन्विक सल्फर। निकलिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. रूम टेम्परेचर के अलावा एक टेम्परेचर और याद रखना है कि रूम टेम्परेचर होता है 25 और एक टेम्परेचर देखिए बिलो 369 केल्विन, याद रखिएगा। रोम्बिक टेम्परेचर याद रखना है, रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल। सर इसके एबव करेंगे, बट above it converted to monoclinic sulfur, दोनों समझ रहे ना? क्योंकि याद रखने रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक पे तो 369 के नीचे वही रूम टेम्परेचर ही आएगा, ये याद रखने का तरीका मोनोक्लिनिक सल्फर। अगर उसके ऊपर करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दूसरी मीनिंग above 369 Kelvin monoclinic sulfur is stable। यही क्वेश्चन पूछेगा कि बिलो 369 कौन स्टेबल है, above 369 कौन स्टेबल। Done, sir. एक कंक्लूजन ये सर एग्जैक्ट 369 केल्विन पर क्या होगा, both form of the sulfur are stable, both forms of सी को ट्रांजिशन टेम्परेचर देना सल्फर stable, this temperature is called transition temperature।
तो ये सब स्टेटमेंट बेस में भी क्वेश्चन दे सकता है। This is all about the group 16. Group 16 में सारी बातें वही पढ़ी, 2 टॉपिक एक्स्ट्रा था, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, सारे कॉन्सेप्ट थे 4। इसमें कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं, इसमें सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, सारा पढ़ा दिया गया। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में ऑक्सीजन था, कंसंट्रेटेड स्टोजोफोर था, ओजोन था, सल्फर डाइऑक्साइड था। 4 कंपाउंड में 2 ब्लीचिंग एजेंट था, सल्फर डाइऑक्साइड रिडक्शन की वजह से, ओजोन ऑक्सीडेशन की वजह से। इसमें एक नई चीज भी सीखा, एंटी क्लोर सब्सटेंस। सल्फर डाइऑक्साइड हैज टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब स्लिम टू एंटी क्लोर सब्सटेंस। डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में SO2 का भी इस्तेमाल हुआ, ओजोन का भी इस्तेमाल हुआ। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए हेलो। Yes, sir. Yes, sir. देखिए रिवीजन करना 5 मिनट में आ जाएगा, पर डे पढ़ेंगे ना तो आपको इतना आसान लगने लगेगा, हाँ भाई पीपल ऑफ बहुत आसान है। बहुत बड़ा मार्क्स है, चाहे कॉम्पिटिशन हो या बोर्ड लेवल किसी में, बहुत बड़ा पार्ट है पीपल। अब आइए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डाल सकते हैं आप, ग्रुप 17। तो मैं इसमें सारा टॉपिक, कोई टॉपिक आपका ये नहीं है, मिस नहीं है, सारा पढ़ा दिया गया ग्रुप 17। अब एक ग्रुप 17 को हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, हैलोजन फैमिली कहते हैं। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें प्लीज सारे लोग। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरोमीन, आयोडीन। 9, 17, 35, 53। M2S2 2P5, neon 3S2 3P5, argon 3D10 4S2 4P5, Lipton यस हाँ, आप लिख सकते हैं ना, रिवर्सिबल ही होगा, अल्फा सल्फर लिख लीजिए, रिवर्सिबल ही होगा। या बिलो 369, सॉरी एबव 369 जो उसमें चला जाए, इक्विलिब्रियम 369 पर है, उसके ऊपर जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और बोलिए ना, बिलो रहेंगे तो ये इसमें ट्रांजिशन। सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताएं, तो लिख लीजिए पहले जल्दी से। क्लियर, कन्वर्ट करना सीख लिया, बताइए रिवर्सिबल समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? मानस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्रिप्टन है 4D10 5S2 5P5। चलिए जल्दी जल्दी। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड। अब आइए, हाँ आसिया और यशवर्धन जी लिख लिया। मानसवेन Yes. Yes, sir. Yes, sir. पहला टॉपिक है, देखिए कोई टाइम नहीं लगेगा, सब आप ग्रुप 15 ग्रुप 16 में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने बताया था, VE -8 -1 प्लस। अब हम इसको पॉइंट वाइज लिखना शुरू करें। फ्लोरीन मेरे साथ साथ लिखिए, फ्लोरीन जो होता है ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट due to higher electronegativity value, but other halogen show -1 +1 +3 +5। ये जनरल है, ये सब इसके अलावा भी हो सकता है, ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 से 7 में तो और सब नंबर भी आ सकता है, ये है कॉमन। हाइड्रोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसलिए सिर्फ ये याद नहीं रखना चाहिए कि हाइड्रोजन का माइनस वन होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। लिख लिया सर। थैंक यू। आगे बढ़ें, सर वो लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब देखिए, मैं लगातार चार बातें बहुत ही छोटी छोटी लिखवा रहा हूँ जो आप भी जानते हैं, फिर भी चूंकि सिलेबस में है। सबसे पहली बात एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज में फ्लोरीन से बड़ी क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ी ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ी आयोडीन। तीसरी बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो फ्लोरीन साइज के फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चौथी बात फिजिकल स्टेट, आपको फिजिकल स्टेट में आपको मालूम है कि F2, Cl2, Br2 और I2। मैंने कहा था जैसे जैसे बढ़ेंगे, गैस है, Br2 लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। फिफ्थ, बॉन्ड लेंथ, F सिंगल बॉन्ड F से ज्यादा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br एंड आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। और ये ग्रुप 15 में आपको कंसेप्ट बता दिया गया है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। याद है बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, याद है सबको? पहले बताओ याद कीजिए। बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं? जल्दी बताएं, तो बोल ही नहीं रहा है, Yes, जल्दी sir. Yes, sir. क्या उसके में ये पॉइंट 11th में केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ा दिया था, 12th में पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 15 में कहाँ पर कैटेनेशन टेंडेंसी, कि अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर होगा तो वहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। क्या ये भी लाइन था ना साइज के साथ साथ? बोलो Yes, हाँ या ना? Yes. अब सुनो अच्छे से, ये इतना मशहूर क्वेश्चन है कि अगर दे दिया तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है। होना चाहिए बॉन्ड एंथैल्पी Cl या फ्लोरीन की ज्यादा, Cl सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उसके बाद F नहीं आता ये है, उसके बाद F2 आता है। अगर ओवरऑल ऑर्डर कहेगा तो उस पर गलत कर देते हैं। हाँ, इसलिए F2Cl2 का तो वही रहना है कि F के बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा है ना, इसका तीसरे नंबर पर बॉन्ड मजबूती के मामले में या बॉन्ड एनर्जी के मामले में। दिस इज इम्पोर्टेंट। सुना सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बता दें, Yes. जल्दी Yes, sir. बताएं। यस sir. हाँ, ये सब आप सब आपके सिलेबस में। आपको कहेगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन में नहीं है दिया हुआ। अरे मैं 12 11 से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ना है तो आप टेबल को पढ़ें। टेबल, टेबल में डेटा दिया हुआ है, वही है इसकी जान, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ में हाँ तो मिलाइए, सही नहीं कह रहा हूँ मैं। अरे बोलिए, सिर्फ आप इंटेक्स के क्वेश्चन को करके जाएंगे नहीं होगा, डेप्थ में पढ़िए, डेप्थ में। और डेप्थ के लिए इसीलिए नोट्स बनाइए अच्छे से, उसको पढ़िए। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, मैं चिल्ला रहा हूँ आपको, कुछ तो बोलिए Yes, हर्षित sir. भाई। यस, वेरी गुड। हाँ, कोई टफ चीज नहीं, कितनी बातें रिपीट हो रही हैं कंसेप्ट के मामले में, एकदम रिपीटेड फॉर्म में आपको बताया था। मैंने कहा था जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर मैंने संडे को क्लास ले लिया मंडे, तो बस मंडे तक ओम नमः शिवाय हो जाएगा, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक, हम अक्षय कुमार का डांस चलेगा और जोमेरिज्म पढ़ाएंगे आपको।
और ऑर्गेनिक में भी उसी तरह पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, पर डे रेगुलर क्लास कीजिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका यही है कि टीचर के साथ साथ चले, आप अपना पढ़ते हैं वो अपना पढ़िए, अब बहाना नहीं तलाशना। पूछ रहे हैं तो सर हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं, जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको साथ चले, उसके साथ साथ चले, जो चैप्टर चल रहा है। जैसे ऑर्गेनिक हो गया तो अपने रूटीन का 10 मिनट घड़ी के टाइम से सिर्फ 10 मिनट मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, यानी पी ब्लॉक को भी रिवीजन करते हैं हर दिन 10 मिनट। देखिए पी ब्लॉक, आप ये नहीं कि हम इधर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो पी ब्लॉक साथ साथ चलिए, पी ब्लॉक के रिवीजन। इनऑर्गेनिक में आपका टाइम बचेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में, मैथ, न्यूमेरिकल में वो आपका टाइम बचेगा तो उसमें और अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। चलिए बताइए, स्लाइड लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे तो रीजन मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन चूंकि इसका रीजन पूछेगा। हाँ, शॉर्टकट क्या है कंपटीशन की लैंग्वेज के, अगर दोनों सेकंड पीरियड पर होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं रीजन भी लिख रहा हूँ। लक्ष्य, आप कुछ बोलिए, लक्ष्य समझ में आ रहा है ना? लक्ष्य, Yes, sir. हाँ बहुत अच्छे आदमी आप, लिखिए ड्यू टू स्मॉलर साइज या स्मॉल साइज। ये वाला तो ऑर्डर आपने 11th में भी पढ़ा है। भैया बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। 1 minute, sir. ओके ओके, मानस, विनिशा और हर्षित भाई, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना आपकी अच्छे से? भाग गए क्या? अरे हर्षित, कैन यू हियर मी? Yes, sir. और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना, सेल्फ स्टडी चल रही है ना आपकी? Yes, sir. चलिए। गुड गुड, चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. चलिए अब सुनिए, हो गया, एकदम छोटी छोटी बातें, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगेगा आपको। अच्छा, उस लम्हे को याद कीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ा चुका हूँ, इसमें एक पॉइंट में एक्स्ट्रा लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में याद है फ्लोरीन क्लोरीन, ये तो सबको मशहूर रिजल्ट याद है, होना चाहिए फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन किसका हो जाता है? क्लोरीन। अरे बोलिए हेलो एवरीवन। और रीजन 16 में याद कर लीजिए, मैं लिखवा चुका हूँ, 11th के भी नोट्स में होगा और 16 में भी होगा। ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड्स रिलेटिवली मोर रिपल्शन। और इसमें लेकिन एक एक्स्ट्रा याद रखना है कि देखिए पीरियड में, एक मिनट सुनिएगा, सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें तो लास्ट में फ्लोरीन, नियॉन को तो छोड़ दीजिए, नोबल गैस की तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लास्ट में फ्लोरीन, थर्ड में क्लोरीन, फोर्थ में आपको बोरोन। तो आपसे यही पूछेगा हैलोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में, कोई पूछे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, तो आप यही कहेंगे ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज बढ़ती है सबसे लास्ट में। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी मैक्सिमम का मतलब मोर नेगेटिव है। बोलिए आया समझ में? हेलो, Yes, sir.
इसका रीजन मैं लिखा चुका हूँ 16 में। आप जानते भी हैं कि तो एकदम तेजी से NP5 है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके देखिए नॉर्मल गैस स्टेबल में जाएगा, इसलिए हर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी बहुत हाई नेगेटिव वैल्यू होती है। तो smallest size and higher effective nuclear charge of halogen अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में हाँ लिख लिया। हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. देखिए ये भी पढ़ लिया आपने। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वहां पढ़ा। अच्छा बताइए एकदम, चलिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो वंडरवाल कोर्स था। मेल्टिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या देखते थे, क्लोजली पैक्ड है कि नहीं, मतलब नेटवर्क है कि नहीं। बताइए ये तो सब नॉन मेटल है ना, बोलिए हाँ या ना। ऑल आर नॉन मेटल, कुछ बोल ही नहीं रहे Yes, sir. हैं। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, कोई नेटवर्क है ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मेटल है ना आयनिक है। यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चांस की बात यह है कि यहाँ दोनों मॉलिक्यूलर वेट ही पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसमें कोई ये नहीं, बिकॉज ऑल आर नॉन मेटल है, ऑल आर नॉन मेटल है, इसमें कोई मेटलवाइड्स नहीं है, कोई मेटल नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोनों का आंसर देना आसान है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलिए। इसलिए समझ के पढ़िए कि सर ने यहाँ पर, हम इसलिए क्यों रिपीट करवाते रहते हैं कि आपको कोई डाउट न रहे कि सर यहाँ पर नेटवर्क क्यों नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा, यहाँ नेटवर्क की बातें नहीं होगी, ना मेटल है ना कुछ है। नॉन मेटल का तो ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है, उसमें नेटवर्क हो, ना किसी में नेटवर्क है ही नहीं है, एटॉमिसिटी 2 है सबकी। या बोलिए। Yes. Yes, sir. थैंक यू। इतने जल्दी हम लोग 9 को प्रैक्टिस कर लिया। अब देखिए कलर ऑफ हैलोजन क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए साइंटिस्ट लोग। कलर ऑफ हैलोजन,
अब देखिए कलर ऑफ हैलोजन, गौर से सुनिए, इस पर थोड़ी सी तकरीर सुनिए कि ऐसे तो कलर की बहुत अच्छी बातें आप पढ़ेंगे डीएनए ब्लॉक में, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है वो, लेकिन कलर का रीजंस क्या है आप सारे लोग जानते हैं। किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये बिहारी एनर्जी को पाकर एक्साइटेशन होता है, ये तो मैंने बताया भी था, एक्साइट होता है और फिर ऊपर जाके डी एक्साइटेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हेलो एवरीवन, यही एनर्जी जो अपने आंखों पे पड़ती है कोई भी सब्सटेंस कलर दिखता है। तो आपको तो मालूम है हाइड्रोजन में NS2 NP5 है, तो P5 का मतलब ही है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए, तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, क्या अनपेयर्ड है। ऑल हैलोजेन्स आर कलर्ड. It is due to the absorption of the light in visible region which results excitation of electron to the higher energy level. बस यही लिख देंगे, हायर एनर्जी लेवल पर जाने का मतलब ये हुआ एक्साइटेशन हो रहा तो डी एक्साइटेशन भी होगा। आई रिपीट एंड अगेन, कलर होने का रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। अगर कोई एजर्शन रीजन में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि द कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट मस्ट बी कलर्ड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, जैसे ऑक्सीजन में अनपेयर्ड है बट ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन गैस इज कलरलेस गैस। व्हाई? इसका रीजन यही है कि ऑक्सीजन में, अभी आप पढ़िएगा लोमो होमो, मैं बताऊंगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर, अभी मैं बस 5 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्साइटेशन डिसक्सेशन। ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक्साइटेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, दैट द रीजन वो पॉसिबल नहीं है। तो खैर ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, ये सबको समझ में आए? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, ऑल हैलोजेंस आर, चल लिखना शुरू कीजिए, आर कलर। पहली बात तो ये क्यों भाई? दूसरा पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए, एक लाइन छोड़ छोड़ के। इट इज ड्यू टू, स्वस्ति भंडारी आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Thank you. It is due to the absorption. It is due to absorption of radiation. It is due to absorption of radiation in visible region. 1 सितंबर से दिल्ली के स्कूल खुल रहा है, शायद स्वस्ति भंडारी आपका भी स्कूल खुल रहा है। इनविजिबल रेडिएशन मेरा तो बहुत पहले से ही खुल गया था। तो खुला हुआ है ऑफलाइन Yes, sir. 12th के लिए और 10th के लिए खोल दिया था। दिल्ली में? Yes, sir. अच्छा, is due to absorption of radiation in visible region, visible radiation which results in the excitation of लक्ष्य। कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ सब कुछ समझ में आ रहा है? लक्ष्य आप बताइए, आप बहुत शरीफ हैं तो हम बोलते हैं इसलिए मैं आपको उतना नहीं पूछता हूँ। आ रहा है समझ में ना आपको? लक्ष्य बताइए। Yes, sir. हाँ, कुछ भी ना समझ में प्लीज पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, डर के आगे जीत है। It is due to absorption of radiation, invisible radiation, which results in the excitation of electron to higher energy level. अब आइए एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जान के हैरानी भी, आपको जानकर बहुत ही अच्छा रीजन मैं बता देता हूँ। कलर्ड भी याद रखिएगा इसका। या तो बताइए। Yes, sir. लिख लिया। देखिए आपको मालूम है कि F2 का जो कलर होगा वो हल्का पेल येलो, Cl2 का जो होगा ग्रीनिश येलो। जैसे जैसे आप जा रहे हैं ना, कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। Br2 होगा तो रेड होगा, कहीं पर रेडिश ब्राउन लिखा रहता है।
आप कंफ्यूज नहीं, रीजन भी बता रहा हूँ, ये कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये बढ़ रही है। क्लियर है? ये लिखिए आप अच्छे से। लिख लिया? जल्दी बोलिए। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, फ्लोरीन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2p में होता है। देखिए और से सुनिए, F2 है आपके पास, लिखिएगा F2 है। अच्छा एक मैं चीज बताना चाहता हूँ, जैसे O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो आप लिखते थे ना सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटीबॉन्ड, ये तो सबको आता है। बोलिए किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आता हो? सबको आता है ना, सिग्मा 2pz and pi 2px is equal to pi 2py and pi 2px is equal to pi 2py। बोलिए ना, ये सबको आता है ना? और लास्ट में सिग्मा 2pz एंटीबॉन्ड। हमने कहा था 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 15 16। पर इस सिग्मा 2pz में बताइए क्या कोई इलेक्ट्रॉन है? No, sir. नो। केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है, देखिए गौर से सुनिए, होमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें हाईएस्ट ऑक्युपाइड बताइए, सब लास्ट बताइए, लास्ट में कौन आ रहा है? यही दोनों आ रहा है ना जिसके डीजेनरेट ऑर्बिटल है, बताइए हाईएस्ट yes sir. हाँ, किसी का भी कन्फिगरेशन लिखिए, लास्ट में जो है जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो उसमें पाई 2px इसलिए तो दोनों डीजेनरेट है, तो दोनों को लेंगे एंटी, ठीक है? अब एक होगा लोमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही सिग्मा 2pz है कि नहीं बताइए? बोलिए, लोएस्ट अनऑक्युपाइड है ना ये? हेलो एवरीवन, वही तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन में क्या होता है, होमोलोमे के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है। केमिस्ट्री कहता है ना, मैं पढ़ा नहीं, जो बोर मॉडल से आप समझे, बोर मॉडल से समझे। बोर मॉडल ने क्या कहा था? न्यूक्लियस के दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। बोलिए हाँ या ना? एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ये डायलॉग नहीं लिखवाया था, गैप कम होता जाएगा। एनर्जी बढ़ेगी लेकिन दो एनर्जी का गैप कम होता जाएगा। इसलिए सेकंड पीरियड में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। अनपेयर्ड है लेकिन एक्साइटेशन होमो से लोमो जाने के लिए मोर एनर्जी की जरूरत है सेकंड पीरियड को। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले बताओ होमो लोमो सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। हेलो, Yes sir. अब सुनिए, आपको जान के ये पूछा जाएगा। एनसीईआरटी ने लिखा इसलिए मैं समझा रहा हूँ, सुने अच्छे से। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है ना। यहाँ देखिए F2 में लास्ट में 2p आता है, तो ठीक है भाई। देखो मान लो कि ये हम बनाया सिग्मा 2 और ये हमने बनाया सिग्मा 2p एंटीबॉन्ड, ठीक है? तो ये है आपका है लोमो, ये है होमो। बताओ सेकंड पीरियड का है तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना? हेलो एवरीवन, अरे बोलो ना। जैसे Yes. जैसे तुम जाओगे, क्यों कलर की इंटेंसिटी बढ़ी पूछेगा आपसे। पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, वायलेट। तो ये जो डायलॉग है बोर मॉडल का कि इनकी वैल्यू बढ़ेगी, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी गैप कम होता जाएगा। तो जब यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हल्का येलो है, कलर इंटेंसिटी कम है। बोलिए ना, हेलो, मोर एनर्जी की जरूरत ना पड़ रही है, इंटेंसिटी कम है। Yes sir. कम है इंटेंसिटी, याद रखिए। अब आइए,
जैसे अब ये थर्ड पीरियड है, सिग्मा 3p एंटी बॉन्डिंग, समझा, और उससे थोड़ा ऊपर ही होगा ना ये सिग्मा 3p, गैप कम होता जा रहा है, सिग्मा 3p इसमें और कम होता जा रहा है, इसमें सिग्मा 4p इसमें और कम होता जा रहा है, सबसे कम इस बिहारी में होगा। ऐसे इसको थोड़ा चलिए कोई बात नहीं है, ये ना भी बनाइएगा, ये तो मैंने समझाया आपको, मैं तो एक लाइन में बस लिखाऊंगा सिग्मा पर, इसमें तो और गैप कम है। मतलब ये बस इस तरह बनाना कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये डायलॉग याद रखिए जो मैं लिखाना चाह रहा हूँ। जल्दी बताइए, लेफ्ट टू सॉरी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल भर रहा है, बोलिए, ये डायलॉग याद रखिए, नंबर ऑफ शेल भर रहा है, यस एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, Yes, sir. बोलिए, एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, इसीलिए कलर इंटेंसिटी जो हो रही है वो बढ़ रही है, कलर इंटेंसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सब ये इम्पोर्टेंट लाइन है लाइन इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि सेकंड पीरियड, अब देखिएगा सेकंड पीरियड, इसलिए क्यों डीएफ ब्लॉक में आप पढ़िएगा, डीएफ ब्लॉक में क्या होता है, आउटर और इनर दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टिक पार्ट कर लेते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी होता है, उसका रीजन यही है, हायर एनर्जी हायर ऑर्बिट में एनर्जी गैप कम होता है, बहुत कम, डी और एनएस और n-1d दोनों के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं, इसलिए उसमें वेरिएबल होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये तो लिख लिया था आपने, ये वाला लाइन बोलिए, ये लिख लिया था कलर, Yes. उसके बाद ये होमोलोमो लिखना चाहें तो जल्दी लिख लीजिए। बोलिए ना, डन सर। डन, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, वेरी गुड। और ये डायलॉग लिख लीजिए, सर एक बार ये बता दीजिए कि एनर्जी डिफरेंस के कम होने से कलर इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी? देखिए आप F2 में बहुत ज्यादा आप दे रहे हैं ना, जल्दी बोलिए, F2 में एनर्जी Yes, क्या है, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वहां हल्का आएगा, या थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो कलर इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये है, Yes, sir. आप पेल येलो है, यहाँ तो देखिए बहुत गैप है, मोर एनर्जी देना है, जा ही नहीं रहा है, एनर्जी दे रहे हैं तो हल्का कलर आएगा, एक्साइटेशन। अब ये सही है, इसमें क्या धड़ाक से जा रहा है, धड़ाक से आ रहा है, समझ रहे हैं ना, इसलिए कलर इंटेंसिटी Yes, sir. ज्यादा होगी, ये कहने का मतलब है, ओके। समझ गया सर। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए ना, आंख आपकी सही है, बहुत ही अच्छी आंख की रोशनी सही है तो कलर इंटेंसिटी ज्यादा है, आंख
थोड़ी सी रोशनी कम है। कम का मतलब वही है कि आपको ज्यादा देखना पड़ेगा, आंख पर एनर्जी जोर डालना पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी कलर। वही हाल यहाँ पर, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको साइड के लिए, तो इसलिए इंटेंसिटी हल्की आएगी। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए इसका कितनी, देखिए कितना जल्दी जल्दी आपने 10th प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग इतने अच्छे आदमी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, इतना तेज स्टूडेंट है ना आप लोग। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो देखिए गौर से सुनिए, ऑल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? वही NS2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन। NS2 NP5 configuration, they readily accept electron and becomes better oxidizing agent. एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी बताइए सारे लोग, गवाही दीजिए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हाँ देखिए, ड्यू टू, देखिए सारे लोग लिखिए, ड्यू टू N2 NP5 configuration, डन सर। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब सुनिए इसके बारे में, गौर से सुनिएगा अच्छे से। ठीक है, स्टार पॉइंट, गौर से सुनिए। आपसे पूछेगा कि सर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो क्लोरीन का ज्यादा है, तो क्लोरीन तो तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हेलो हेलो बोलिए ना। Yes, sir. Yes, तो sir. क्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं? तो एक तो दो लॉजिक है, बहुत ही आसान, ये एक्सेप्शन सब नहीं है। लॉजिक क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर मेजर किया जाता है एक्वस स्टेट, एक्वस फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आप मेजर करते हैं गैसेस स्टेट, तो अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है। बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर मेजर किया जाता है वाटर एक्वस स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर किया जाता है गैसेस। और दूसरी बात
दूसरी बात, डायलॉग याद रखें, कोई भी पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान क्या, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब ऑर्डर की बात हो, राइट द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान है, ये गलत कंसेप्ट है। पहला डायलॉग, oxidizing power measured in aqueous state but electron gain enthalpy measured in gaseous state, लिंक ही अलग है, पहली बात। और खुद सोचिए, Cl2 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो देखिए कितना स्टेप आया। पहले ये गैसेस एटम में ब्रेक हुआ होगा, फिर ये Cl गैस इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, फिर ये Cl- वाटर के साथ मिलकर Cl- एक्वस हुआ होगा। बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर मेजर करना 1 स्टेप प्रोसेस है कि 3 स्टेप प्रोसेस है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 3 स्टेप। इसलिए कहते हैं डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी, डेल्टा एच है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। इसी डेल्टा एच को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। Electrochemical series, the oxidizing power and reducing power depends upon a standard reduction potential. इसलिए आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, सब में एक्वस वगैरह लिखा रहता था ना? बोलिए ना, बोलिए, गवाही दें। यस, तीनों का एक तो ऐसे ही लॉजिक है भाई, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होने का ये मकसद नहीं है कि आप कह देंगे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पावरफुल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच गिवन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल्स। वो डेटा बताएगा, हम बस कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाई फ्लोरीन इज पावरफुल। आपको पूछ देगा, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, बट स्टिल फ्लोरीन इज बेटर या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हैलोजन ही नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, पीरियोडिक नॉट होल केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद ओजोन आता है। तो आपको ये कहना है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कि ये जो एसआरपी है, जो डेल्टा एस टोटल को मेजर किया, ये 3 एंथैल्पी पर डिपेंड करता है, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो हेलो, अब देखते रहिएगा। तो आप एक बात जान लीजिए, एसआरपी अगर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा है। तो जैसे समझ लीजिए कि आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको मालूम है नेगेटिव में आती, वाटर के साथ है। तो देखिए फ्लोरीन क्लोरीन का हुआ, दोनों में मुकाबला हुआ। बॉन्ड एंथैल्पी आपको मालूम है क्लोरीन की ज्यादा, फर्स्ट जैसे होता है ना, इलेक्शन में फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई, क्लोरीन की जीत हो गई, क्लोरीन फर्स्ट राउंड में पीछे चल रहा है। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, मान लीजिए यूपी में योगी आदित्यनाथ आगे चल रहा है पहले राउंड में, बीजेपी सेकंड राउंड में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है। अब एकदम बीजेपी के दफ्तर में हंगामा होने लगा, जीत की खुशियां मनाने लगी। जैसे थर्ड राउंड आया, गांव का देसी का वोट मशीन खुला, ईवीएम, तो कोरोना की वजह से तो भगदड़ मची। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी इतनी ज्यादा है, ये बिहारी का नेट हार गया, बीजेपी हार गया। बोलिए, आया समझ में? हेलो, ओवरऑल फ्लोरीन का एसआरपी ज्यादा हो गया, थर्ड राउंड में हो गया। पहले तो बीजेपी शहरों की सीट पहले ना जीतती है, शहरों में आगे रहती है ना बीजेपी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा, चूंकि इसकी साइज छोटी है। और आप डेटा भी देखें, यकीन ना हो तो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं, 5, 10, 15 पॉइंट का है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी में देखिएगा 100, 150 का फर्क है। डेटा बताता है।
सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Why fluorine is the best oxidizing power than fluorine? Although electron gain enthalpy of chlorine is higher than fluorine, तो सिंपल कहेंगे it is due to low value of bond dissociation energy and higher hydration enthalpy. बस पूरा डिटेल में नहीं लिखना, हाँ ये तो समझाने के लिए आपको जानना है कि the oxidizing power and reducing power of any element depends upon SRP which is given by electrochemical series. तो इतना तो लिखना नहीं है एग्जाम में। कोई कहे why fluorine is best oxidizing power, तो it is due to low bond dissociation energy, high hydration enthalpy of फ्लोरीन, तो दोनों का नेट लो और हाई, तो नेट मिलकर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए फ्लोरीन की का एसआरपी ज्यादा। बोलिए आया समझ में? हाँ जाना जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। यस सर। आया सर। यस, तो आप क्या करें, इस तरह पहले लिखें, इस तरह जल्दी से लिखें, मैं फिर आप पॉइंट वाइज के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा। जल्दी करें। हाँ ये क्या नाम है, लक्ष्य चीज समझ में आया? लक्ष्य, Yes, sir. लक्ष्य, हाँ आ रहा ना लक्ष्य, बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। डन। चलिए मेरे साथ साथ लिखिएगा। सर वो बेटर OA होगा ना? हाँ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक नॉलेज वाली बात मैं लिखा देता हूँ, ये तो आपको हो गया कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और फ्लोरीन दान क्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन का है। लिख लिया ये स्लाइड आपने? Yes, sir. हाँ आसिया, यशवर्धन, मानस बिन, लक्ष्य, सब लोगों ने लिख लिया? यस Yes, sir. यस सर। अब एक नॉलेज वाली बात जिसको आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये नॉलेज वाली बात है, जानना चाहिए। और मेरे साथ साथ लिखिए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर
oxidizing character of element is calculated in aqueous medium. पहली बात तो ये, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है ना, is a term related to gaseous state. समझ में आया? इसलिए ये समझना, गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। बोलिए, आया समझ में ये डायलॉग? ये समझ में आया ना? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।